माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो जेड की कक्षा में, पीछे वाली कक्षा में मैंने आपको जेड की सिंपल जानकारी है, केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो आज की हमारी कक्षा रहेगी, हम बात करते हैं जेड के सिलेबस में, ठीक है, कि जेड का सिलेबस क्या रहेगा। तो विद्यार्थी जो भी ले रहे हैं क्लास, कृपया रेगुलर हो जाओ। आप ये सोच रहे हैं कि क्लासेस छोटी आ रही है, इसका कारण यही है कि आप करने का मतलब जितना हो सके आप जितना जल्दी जुड़ जाओ, ठीक है। मेरी क्लास रहेगी 1 घंटे की, ठीक है। तो आज हम आते हैं जो जेड का आपका सिलेबस रहेगा उस पर आते हैं। जेड के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा जेड का सिलेबस। जेड का सिलेबस, या अगर हम हिंदी में लेके इसको, ऐसे मान लो हिंदी वाले विद्यार्थी भी हैं, तो अगर देखो हर विषय का सिलेबस होना ज़रूरी है। कुछ विद्यार्थी हैं जिनको सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, पढ़ाई करते रहते हैं, तो सिलेबस की जानकारी भी अति आवश्यक है। तो हमारा यहाँ पे जो केमिस्ट्री जो जेड का सिलेबस रहेगा उसको हम देख लेते हैं कितने नंबर का होगा। तो पहली बात तो हमें देखते हैं कि सिलेबस आवश्यक क्यों है। देखो, सिलेबस से बिना हम कुछ तैयारी करते हैं उसका कोई हमारा निश्चित सारांश निकलता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आप ये मत सोचना कि यदि हमें जो सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है उसके अनुसार चलना है। आपको भी अपने पास से जेड का सिलेबस होना चाहिए, या अगर मान लीजिए आप ई मित्र के द्वारा किसी से आप उसका पीडीएफ निकलवा लो, ठीक है। तो पीडीएफ आपको बोल देना क्लास में या कमेंट कर देना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस प्रकार हमें, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको अगर जेड की सिलेबस को हम उदाहरण से समझते हैं, यह आपके कितने नंबर का होगा। अगर हम नंबर की बात करते हैं या लगभग क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ आपका पढ़ा हुआ होगा, लगभग कुछ टॉपिक ऐसे नहीं आ सकते, नहीं लगभग पूरा सिलेबस अगर आपने 11th और 12th तक अच्छी तरह से अगर तैयारी की है तो लगभग आपने पूरा सिलेबस से लगभग पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर ली। अब देखिए, यदि मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए, और प्रोग्राम में 2 प्रकार की जीवने की व्यवस्था है। एक तो बैठने वाली व्यवस्था है, बैठ के भोजन प्राप्त करना, ठीक है, और एक यहाँ पे खड़े वाली भोजन की व्यवस्था है। तो आप मेरे को इससे बताओ कि इस वाले भोजन की व्यवस्था में आपका पेट अच्छी तरह भरेगा या इस वाले में। एक तो बैठ के नहीं करने का मतलब आप बैठ जाएंगे आराम से, जो आपके लिए आवश्यक सामान लेके आएगा, ठीक है। और एक ही वाली अवस्था है जिसमें आप जैसे गौशाला के अंदर वो चढ़ते हैं, पशु चढ़ते हैं, उस प्रकार चढ़ते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि इस वाले में आपका अच्छी तरह पेट भरेगा, इस वाले में पेट भरेगा। तो हमारे नियमानुसार क्या होगा कि सर इस वाली में अच्छा आपका पेट भरता है। इस वाली में जब आप अगर भोजन करते हैं तो आपके सामने की क्या छोड़ें और क्या खाएं, क्या रहेगा कि सर हम क्या छोड़ें और क्या खाएं। अरे बात ये है ना इसमें कि क्या छोड़ें क्या खाएं। इसका मतलब ये है कि इसमें आपका पेट पूरी तरह नहीं भरेगा, जबकि सामान आवश्यक चीज आपके सामने है, आवश्यक चीज आपके सामने है, फिर भी आपका इसमें पेट नहीं भरेगा। आप ये चीज खाएंगे, वो कितनी खानी है, वो कितनी नहीं खानी है। जबकि इस वाले में क्या होता है, बिल्कुल नियमित व्यवस्था होती है, इसमें आपका बिल्कुल अच्छी तरह पेट भरता है, दोबारा खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यही नियम हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो जेड का सिलेबस होगा, इस सिलेबस का मतलब यही है। यदि आपको सिलेबस की जानकारी है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इस वाला जो केमिस्ट्री का पार्ट है इसमें इतने क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो आप अच्छी तरह से लगभग इसमें बड़े नंबर ला सकते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेरा कहना ये होगा कि सभी को जेड के सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो केमिस्ट्री जो जेड का सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जेड जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको लगभग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको,
4 पार्ट में अगर हम हिंदी वाले भी चलो ऐसे करिए तो सभी को आता होगा, और अधिकतर कर हिंदी के विद्वान हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने का होगा? एक क्वेश्चन जब 4 का होगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे? 160 नंबर। ठीक है, तो अगर ये हम बात करें यहाँ पे इसका आएगा पार्ट फर्स्ट, ठीक है, या हम कह सकते हैं पार्ट ए आ जाएगा इसका। यहाँ पे मान लेते हैं इसका पार्ट बी, और यहाँ पे आएगा इसमें पार्ट सी, और यहाँ पे रहेगा इसमें आपका पार्ट डी। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे 40, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो यहाँ पे टोटल कितने? 160। ठीक है, हमें यहाँ पर 160 लाने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे 160 लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्ट जो ए रहेगा, पार्ट ए भी कितने? पार्ट ए में से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। पार्ट जो बी है इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे पार्ट सी में भी कितने हैं सर? आपके 10 क्वेश्चन हैं, और इसमें भी कितने आपके? 10 क्वेश्चन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये भी कितने का होगा? इसमें 40 नंबर का होगा, ये भी कितने का होगा? 40 नंबर का होगा, और ये भी कितने? 40 का, और ये भी कितने? 40 का होगा। तो ये तो आपको ना सोचने विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि चारों पार्ट सेम हैं, चारों के नंबर भी सेम हो, चारों में क्वेश्चन भी क्या आएंगे? समान आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कि सर पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट सी में क्या होगा, पार्ट डी में क्या होगा, जरूरी नहीं कैसा भी क्रम हो सकता है। तो हमारा जो पढ़ने का सिस्टम रहेगा तो उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होगा उस पहले पार्ट में हो जाएगी आपकी इसमें कौन सी? अगर हम बात करते हैं अकार्बनिक केमिस्ट्री, कौन सी आएगी? अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो यहां पर रहेगी हमारी, अगर सिलेबस के अनुसार हम देखते हैं तो इसमें आएगी भौतिक रसायन। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद में जो पार्ट सी रहेगा उसमें रहेगी आपकी कृषि रसायन। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और जो पार्ट डी रहेगा उस पार्ट डी में क्या रहेगा आपका? पार्ट डी में रहेगी इसमें आपकी कार्बनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कृषि रसायन, और इसमें क्या लगेगा? इसमें कार्बनिक रसायन। जिस प्रकार आपने पिछली कक्षा में बात करते हैं 12th की तैयारी की होगी, वर्तमान में 12th की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तुरंत आपके दिमाग में चलता है कि शायद ये क्वेश्चन इस लेसन से आया होगा। उसी प्रकार हमारा जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस में यदि आप इस सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि सर अगर मान लीजिए हमारा टेस्ट होता है, कॉमन टेस्ट होगा, तो उसमें क्वेश्चन कहाँ से आया, तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अकार्बनिक रसायन को हमें समझना है कि अकार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमें देखना है कि सर भौतिक रसायन में क्या पढ़ेंगे, कृषि में क्या पढ़ेंगे, और आपका कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ेंगे। तो पहले हमें देखना है कि सर जो आपका पार्ट नंबर ए है और पार्ट नंबर अगर हम बात करते हैं बी और हम डी की बात करते हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर डी,
यदि जिस विद्यार्थी ने या जिस नौजवान ने 11वीं कक्षा अगर अच्छी तरह से तैयारी की है, स्कूल के भरोसे न रहकर अपने स्तर पे अगर तैयारी की है, तो उसके पार्ट ए, पार्ट सी और पार्ट डी, सॉरी आपका इसमें पार्ट ए, पार्ट बी और इसमें आगे पार्ट डी क्या होगा, अच्छी तरह से तैयार होगा। यदि कोई मान लीजिए बायो वाला विद्यार्थी है तो उसके, या कोई मैथ वाला विद्यार्थी है, तो सीधी सी बात है कि ये जो तीनों पार्ट हैं वो 11वीं के हैं। हो सकता है भाई हाँ 12th के भी आते हैं, जो आपकी स्पेशल केमिस्ट्री उससे भी आते हैं, परंतु अधिकतर नौजवान क्या करते हैं कि 11th को सीरियस में लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अधिकतर यहाँ पे सिलेबस किसका है, सर ये भी कक्षा 11 का मिलेगा आपको। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले की, ठीक है, अधिकतर ये भी किसका मिलता है सर, कक्षा 11 का मिलता है, और ये भी किसका, कक्षा 11 का मिलता है। हालांकि 12th का भी हो सकता है इनमें, पर ज़्यादा किस पे आपका 11 पे। यदि आपने 11 अच्छी तरह तैयारी की है तो आपको अच्छी तरह से इसमें नंबर ला सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर सी। कौन सा इसमें, पार्ट नंबर सी की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर सी है एग्रीकल्चर वाली, कक्षा 12, टोटल कक्षा 12 है, टोटल कक्षा 12 है। यदि कोई बायो वाला विद्यार्थी है, मैथ वाला विद्यार्थी, उसने तो कहने का मतलब वो तो नए सिरे से पढ़ेगा, जबकि जो एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी है टोटल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कक्षा 12 की किस में आएगी, इसमें 10 नंबर की आएगी। ये कक्षा 11th का है, ये भी कक्षा 11th का, और अलग से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे उसके बाद में अकार्बनिक भौतिक रसायन, कृषि रसायन, उसके बाद में आपका कार्बनिक रसायन, इन एक को समझना है ध्यान से। अब आप ये मत सोचना कि सर यदि हमारी 11th कमजोर थी तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, अभी भी आपके पास समय है। यदि आप इनको मैं पढ़ाता हूँ, रेगुलर लेते हैं, प्लस में थोड़ा बहुत घर पे भी अगर आप तैयारी करते हैं अपने स्तर पे, तो इसका मतलब कि आपके पार्ट क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि ये वाले, इस वाले पार्ट को तो एग्रीकल्चर वाले को कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी, इन पार्ट को क्या करना है, मजबूत करना है, ठीक है। और हमें तो केमिस्ट्री में कम से कम 35 से 30 क्वेश्चन लाने हैं, 35 या लगभग हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं, पूरे तो क्वेश्चन हमें से नहीं करने, ठीक है। तो अब आओ इन पे एक एक पे आते हैं कि सर अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, अकार्बनिक रसायन का मतलब में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सिंपल परिभाषा क्या बनती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर लगभग अन्य जो आपके तत्व पाए जाते हैं, उन अन्य तत्वों की विशेषता है, गुणधर्म है आदि का अध्ययन किया जाता है, वो किस में आता है, आपका अकार्बनिक रसायन में आता है। एक उदाहरण की बात करें यहाँ पे, केमिस्ट्री वो एक ही है, पूरी केमिस्ट्री एक ही है, यहाँ पे देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एक हम उदाहरण की बात करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप सभी जानते होंगे, हम एक ऐसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने की माना कि एक टमाटर है, ठीक है, और टमाटर सभी जानते हैं, बच्चा जानता है। अब 4 विद्यार्थी हैं, मैं 4 विद्यार्थियों को बोलता हूं कि इस टमाटर को देखो आप, तो सभी देखेंगे, और देखने के बाद में उनसे पूछूंगा कि हाँ इस टमाटर के बारे में आप 2 लाइन लिखो या 1 लाइन लिखो, एक विचार लिखो। तो चारों विद्यार्थी क्या लिखेंगे, अलग अलग यहाँ पे लिखेंगे, और चारों को ऐसे मान लो कि अलग अलग लिखना है या अपनी सोच समझ से लिखना है। तो पहला विद्यार्थी क्या लिखेगा कि टमाटर क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। फिर दूसरा विद्यार्थी क्या लिखेगा कि टमाटर सब्जी बनाने में काम आता है। टमाटर तो एक ही था, सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग है। इसी प्रकार तीसरा विद्यार्थी क्या सोचेगा कि टमाटर सलाद बनाने में काम आता है। इसी प्रकार चौथा विद्यार्थी क्या सोचेगा कि टमाटर की सॉस बनती है। अरे टमाटर तो एक ही था, सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग है। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री तो एक ही है, केमिस्ट्री तो आपकी एक ही है, पर इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। भाई इसमें अलग तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम इसमें अलग तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, और इसमें आपका अलग तरीके से पढ़ेंगे। बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसमें कौन सा तरीका होगा, इसमें कहने का मतलब कार्बन को छोड़ के, ऐसे मान लो कि कार्बन को छोड़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन का भी अध्ययन कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर ऐसे, या जैसे आपका परमाणु की संरचना है, परमाणु की संरचना से संबंधित आपके सिद्धांत है, इसी प्रकार आपकी आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी का अध्ययन हम किस में करेंगे, आपकी अकार्बनिक रसायन में करेंगे।
क्योंकि जो केमिस्ट्री का हम आधार की बात करते हैं तो आधार यहाँ से अकार्बनिक परमाणु के सिद्धांत वहाँ से स्टार्ट होगा। यदि मैं डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपको ये वाली चीज़ बताता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सर ये कहाँ से आया, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये क्या होगा, तो इसमें आपकी समस्या होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन बन भी सकता है कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़ के लगभग पदार्थों की विशेषता है, गुण धर्म है, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, वो किसमें आएगा, आपके अकार्बनिक रसायन में आएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है इसमें आपका भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में पहले हमें समझना है कि देखो यहाँ पे रसायन की मैंने आपको पहले परिभाषा बता दी। ठीक है, भौतिक रसायन सिर्फ कितने आपका 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है और 40 नंबर का है। ठीक है, तो देखो इसको देखना है। भौतिक का मतलब देखिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई अम्ल क्षार की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब जब अम्ल क्षार की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे उसको कितने तापमान की आवश्यकता है, कितने उसे दाब की आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ पे कि हमें कितना अभिकारक चाहिए, इसी प्रकार जो आपका उसका समय कितना लगेगा, अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, कोटि का मतलब आपकी इसमें 1 मोल है, 2 मोल, इस प्रकार हमको समझ सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी, इसमें आपकी भौतिक रसायन मिलेगी। इसी प्रकार ऊष्मा गतिकी की बात करते हैं कि अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है। ठीक है, तो ये जानकारी किससे मिलेगी, आपकी इसमें भौतिक रसायन मिलेगी। अगला आता है आपका इसमें कृषि रसायन। तो कृषि रसायन तो यहाँ पे आपको भी मालूम है कि जो आपने कक्षा 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक पढ़ी हो, पूरा सिस्टम है रसायन का मैंने आपको पहले बता दिया है। कृषि का मतलब कि जिसमें आपकी जो कहने का मतलब खेती प्लस जो पशुपालन है, जैसे मुर्गी पालन है या अन्य प्रकार के जैसे आपके मछली पालन है, वो दोनों साथ अगर काम किए जाते हों तो कृषि आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पशुपालन और जो कृषि है या हम बात करते हैं जैसे आपकी खेती है, उस खेती में इस रसायन का हम प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकते हैं कम लागत में। और आप ही सोचिए, लगभग आज की अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं कि हमारे आसपास जैसे मान लो कि पानी की पर्याप्त मात्रा थी, पानी की पर्याप्त मात्रा थी, या अगर हम जैसे अगर आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि लगभग सभी के परिवारों में लगभग 10 या 12 के आसपास के सिर्फ हमारे चलते थे। ठीक है, तो पानी का लेवल तो क्या हो गया, कम हो गया, पानी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। फिर भी इतनी ही उपज हमें प्राप्त हो रही है जितनी पहले प्राप्त होती थी, उससे भी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि हमने किसका अध्ययन किया, कृषि और प्लस रसायन दोनों का अध्ययन किया, और दोनों से हमने क्या बनाया, एक विशेष प्रकार का नतीजा प्राप्त किया कि जिससे क्या होता है, कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। इन कहने का जैसे आपकी बूंद बूंद सिंचाई का सिस्टम है। ठीक है, ये जो आपकी फव्वारा पद्धति है वो किस पे, आपकी कृषि रसायन में। इसी प्रकार क्या करते हैं, और जैसे आपका वर्मी कल्चर है, वर्मी कंपोस्ट है आदि का भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, कम नुकसान होता है, हमारे शरीर पे भी क्या होता है, कम इसका प्रभाव होता है। तो किस में आएगा, आपका कृषि रसायन में आएगा। अब आता है इसमें आपका कार्बनिक रसायन। तो इसमें क्या होगा कि जो अधिकतर जो आपका आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 वाला जो कार्बन है, इसके बारे में अधिकतर जानकारी प्राप्त की जाएगी। कोई कार्बनिक रिएक्शन किस प्रकार होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के अंदर अधिकतर आपके कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। आपको जो अधिकतर दिखाई देंगे आसपास में क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन की जो संरचना किस प्रकार होगी, कार्बन किस प्रकार रिएक्शन करता है, ठीक है, अन्य यौगिकों के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है, तो इसकी जानकारी किस में करेंगे, हम कार्बनिक रसायन में करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिंपल जानकारी बताई। अब आती है एक छोटी सी समस्या, और देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पर और कक्षा 12 की विद्यार्थी और यहाँ पे जेट वाले विद्यार्थी, इसका मतलब है कि जो 10th पास आउट हैं या जो 10th पास करने वाले हैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। जो कहने का मतलब किस में है, सर जो 12th पास कर भी चुके हैं और 12th पास करने वाले हैं, कहने का मतलब वो विद्यार्थी, क्योंकि अब की बार असमंजस की स्थिति में, अरे जो 11th वाला विद्यार्थी है वो तो 11th पास करके प्रमोट हो गया अब की बार, तो किस में आ गया, 12th में आ गया। परंतु समस्या है कि 12th वाले विद्यार्थी को अभी तक कोई वास्तविक निष्कर्ष नहीं निकला है कि उसको प्रमोट करना है, एग्जाम लगेगी। तो इसका मतलब दो विद्यार्थी यहाँ पे, एक तो हम कह सकते हैं ये प्री 12th वाले और यहाँ पे ये 12 वाले हो गए, और ये जेट वाले विद्यार्थी जिसने 12th पास कर ली है वो तैयारी कर रहे हैं, या और भी लगभग और साल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब समस्या कौन सी विद्यार्थियों की रहेगी ज़्यादा इसमें, यहाँ पर सर जो ये 12th वाले हैं जिनकी सामने एक छोटी सी समस्या खड़ी है। क्या समस्या खड़ी है
कि सर मैं अगर कृषि रसायन बोले तो यहाँ पे 12th की तैयारी करूँ या मैं सर जेड की तैयारी करूँ। उनके सामने एक समस्या खड़ी, क्योंकि अभी तक उनकी बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं हुई। यदि बोर्ड की एग्ज़ाम हो जाती तो बिल्कुल वो निष्फिक्र क्या करते, इसकी तैयारी करते। तो उसका एक छोटा सा समाधान मैंने ढूंढा है कि यहाँ पे यदि वो चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लगभग एक क्लास अलग से हम रोज़ बनाते रहेंगे, उसका उसमें रिवीजन चलता रहेगा। क्योंकि आपने स्कूल में इस बात को पढ़ तो लिया होगा, अरे अपने टीचर से आपने ये बातें पढ़ तो ली होगी, ठीक है। तो हम रिवीजन की व्यवस्था करेंगे। वैसे भी क्या उसमें टेस्ट का लगभग 2-3 दिन के बाद में इसका मैं रोज़ टेस्ट पेपर भेजता हूँ, तो आप टेस्ट देके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कृषि रसायन वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की है मैंने। और यदि आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें कृषि रसायन की हमारी रिवीजन क्लास लगाई, तो मैं आपकी रिवीजन क्लास की व्यवस्था कर दूंगा। तो ये तो रही हमारी सिंपल जानकारी। और जेट वाले विद्यार्थी वो तो कर करेंगे। 11th वाले विद्यार्थी, क्योंकि 11th को तो यहाँ पे कक्षा 11th स्टार्ट शुरू करेगा इसमें, और जो यहाँ पे 12th में आ चुका है विद्यार्थी उनके लिए तो फायदा है, क्योंकि वो इसकी करे इसकी, क्योंकि ये तो मैं कोर्स में करूँगा वैसे। तो अब यहाँ पे ये तो सिंपल जानकारी की बात देखना है। अब इस वाले बिंदु को हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले बिंदु की हम क्या करते हैं, शुरुआत करेंगे। तो हमें देखना है कि इसमें क्या क्या है, और बाकी को मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं साफ करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप जो कॉपी बना रहे हैं उस कॉपी में क्या करना है, आपको लगभग जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ वैसे साथ साथ आपको नोट्स बनाते रहने, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं स्वयं के नोट्स ही क्या होते हैं काम में आते हैं। तो इसको देखना है कि एकेडमिक सेशन क्या क्या पढ़ेंगे। तो जिसमें जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो पहले अगर टॉपिक की बात करते हैं, पहला टॉपिक रहेगा इसमें आपका, अगर 1 2 दिया जाएगा, 2 3 यहाँ पे 4 5 और आपके लगभग क्या इसमें 6 टॉपिक हैं। कितने इसमें 6 टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा इसमें आपका बेसिक केमिस्ट्री। क्या रहेगी इसमें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ